Good morning everyone. Myself Manisha Singh from जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के 6th पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में टीचर प्रेफरेंसेस ट्रीटमेंट सेक्सुअली अब्यूज़ इन स्कूल। शिक्षक अधिमान्य उपचार स्कूल में यौन शोषण। हमने कल्पना की थी एक ऐसे देश की जहाँ बेखौफ होकर हमारे युवा, हमारे घर की बच्चियाँ रह सकें, घूम सकें, खुली हवा में सांस ले सकें और स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकें। शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय, जहाँ कहते हैं कि बच्चा अपना पहला कदम तरीके से पहला कदम कैसे लेना है ये सीखता है। वो स्थान जहाँ पर बच्चे को सही ज्ञान अर्जित होता है और कहते हैं कि वहाँ पे विराजमान शिक्षक को माता पिता से ऊपर का दर्जा प्राप्त है। शिक्षक दिवस 5 आपका सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक को इतना सम्मान देते हैं और शिक्षा का मंदिर कह सकते हैं कि इन शिक्षकों के हाथों में ही है, उसका दारो मदार उन्हीं के ऊपर है। तो उन्हीं सब विषयों पे चर्चा करते हुए ये आपका टॉपिक है टीचर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सेक्सुअली अब्यूज़ इन स्कूल। कहते हैं लैंगिक दुर्व्यवहार से तात्पर्य है कि कौन सा दुर्व्यवहार उसके अंतर्गत आएगा, ये पहले आप जान लीजिए। तो सेक्सुअली अब्यूज़ रेफर्स टू अब्यूज़ विच इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर इट्स डिग्निटी। लैंगिक दुर्व्यवहार से तात्पर्य ऐसे दुर्व्यवहारों से है जो लिंग विशेष की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को ठेस पहुँचाए। वो सभी तरीके का किया गया दुर्व्यवहार लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। हाल की ही घटना है, हाल में उत्तरी दिल्ली में प्ले स्कूल में हुई यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाएं और छात्राओं से छेड़छाड़ मामले को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल में यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया। इसके तहत 4 शिक्षक का एक समूह बनाया गया। इसमें एक विद्यालय प्रमुख होगा। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य था यौन शोषण मामलों पर नज़र रखना और उसकी निगरानी करना। इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में महिला सुरक्षा गार्ड भी अनिवार्य रूप से रहेंगी। तो इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। स्कूल प्रशासन ने जो भी कदम उठाया इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। कमेटी के गठन को सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रमुखों ने भी सराहा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जागरूक भी किया जाएगा और इससे उन्हें अपने प्रति हो रहे गलत अनुभवों का विरोध के बारे में भी बतलाया जाएगा और साथ ही साथ अमानवीय व्यवहारों के प्रति उन्हें अवगत कराना और कई जानकारियाँ भी दी जाएंगी। प्रारंभिक अवस्था में तो बच्चे को एक चीज़ की काउंसलिंग की जाती है स्कूल में। इवन ये तक बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। सभी कॉन्वेंट स्कूल, मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली, अब हर स्कूल में एक काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है और हर स्कूल में वो काउंसलर रखना कंपलसरी है। काउंसलर का कार्य मुख्य रूप से होता है कि एक बच्चे के परेशानी को, एक बच्चे के प्रॉब्लम्स को वो इंडिविजुअली सुनते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जिन प्रॉब्लम्स को बच्चे अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने भाई बहन से नहीं कर पाते, वो बातें वो काउंसलर के पास बेधड़क बेखौफ होकर बात करते हैं। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हैं, इस तरीके का लैंगिक दुर्व्यवहार है, सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं बच्चे स्कूल में, तो एक काउंसलर का होना ज़रूरी है। एक परमानेंट काउंसलर हो हर स्कूल में और वो हर लेवल का कार्य करे। उसका जो नियुक्ति है वो परमानेंट हो और उसे हर तरीके की सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे उसे स्कूल प्रशासन को ही नहीं, वहाँ के बच्चे और उसके पेरेंट्स जो बच्चे को 6 से 7 घंटे के लिए उस प्रांगण में भेजते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा सीखेगा और मेंटली और फिज़िकली वो बहुत संतुलित होकर वहाँ से वापस आएगा, तो इस विश्वास को बनाए रखा जा सके।
चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें आपका आएंगी यौन शोषण के रूप में। हर वो व्यवहार जिससे सामने वाला बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उस माहौल में, तो वो व्यवहार आपका दुर्व्यवहार के ही अंतर्गत आएगा। मुख्य रूप से आता है इसमें बच्चे को डांटना डपटना, बुरी तरीके से डांटना डपटना। शिक्षक तो डांटते हैं, लेकिन डांटना डपटना करते करते शिक्षक गालियाँ तक देने लग जाते हैं। तो इसमें गालियाँ देना, मारना पीटना, परीक्षा में फ़ेल करने की धमकी देना, ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। बच्चे को अगर इस तरीके का कोई भी थ्रेटनिंग किसी टीचर की तरफ से मिलता है तो बच्चा पूरी तरह से मेंटली परेशान हो सकता है, और ऐसे परेशानी की अवस्था में वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। तो इस तरीके की धमकियाँ देना किसी भी रीज़न से हो सकता है, उसके डिसिप्लिन रिगार्डिंग या और भी अन्य तरीके की समस्याओं रिगार्डिंग अगर शिक्षक कहते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन में तुमको फ़ेल कर देंगे या इंटरनल मार्क्स तुम्हारा कम कर देंगे, या और भी तरीके की अगर बातें कह रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स रिगार्डिंग, तो इसको भी आप का यौन शोषण के अंतर्गत वो आएगा। और भी सात चीज़ें हैं कि किसी भी छात्र या छात्रा का गलत इरादे से खींचा गया तस्वीर, डुअल मीनिंग कमेंट, वैसे कमेंट्स जिसके दो अर्थ होते हैं वैसे कमेंट्स भी आपका यौन शोषण के अंतर्गत आएगा। मेंटल जो आपका शाब्दिक जो किया गया अशब्दों का प्रयोग, उसको शाब्दिक हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती या एमएमएस बनाना या किसी अवांछित तत्वों द्वारा बच्चे को धमकाना कि हम इसके थ्रू आपको ये करवा देंगे, इस तरीके का कोई भी आपका शाब्दिक ऐसा शाब्दिक दंड जो बच्चे को उस माहौल में संतुलन ना महसूस करवाए, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें आपका यौन शोषण के अंतर्गत आती हैं। बच्चे से अगर किसी रिगार्डिंग किसी शिक्षक को कोई समस्या है या उससे वो कुछ बात करना चाहता है तो वो अकेले में उस रिगार्डिंग बात कर सकता है। अगर पब्लिकली वो बच्चे से कमेंट करता है, बच्चे के ऊपर डुअल मीनिंग बात बोलता है, थ्रेटनिंग देता है, एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स कम करने की बात करता है या किसी तरीके का भी कमेंट, क्योंकि वो कमेंट सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, शिक्षक के क्लासरूम से जाने के बाद वो एक ग्रुप का कमेंट बन जाता है। क्लासरूम में और भी बच्चे बैठते हैं और वो सभी मिलकर फिर उस कमेंट को उस बच्चे के ऊपर कसना शुरू करते हैं। तो इससे बच्चा मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। तो पब्लिक कमेंट भी, वैसे कमेंट्स जिसमें बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, पब्लिकली कमेंट भी नहीं करना है शिक्षक को किसी तरीके का। साथ ही साथ कई तरीके की ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं कि कोई टीचर, अगर स्कूल्स में क्लास टीचर होते हैं तो क्लास टीचर जो होते हैं उनको राइट्स होता है कुछ डिसीजंस, जो मेन डिसीज़न होते हैं उस क्लासरूम रिगार्डिंग लेने का। तो वैसे शिक्षक जो क्लास टीचर हैं तो कहीं ना कहीं बातों बातों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज़ करते हैं कि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़िए, और ट्यूशन नहीं पढ़ने के एवज में उनका मार्क्स कम कर दिया जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं, वास्तविकता है ये, मैंने फेस किया है इस चीज़ को कि क्लासरूम में 40 बच्चे थे। कहाँ की ये बात है मैं नहीं बताना चाहूँगी, नाम नहीं लेना चाहूँगी उस संस्थान का। तो 40 बच्चे उस क्लासरूम में थे। 40 बच्चे में 37 बच्चे ऐसे हैं जो उस क्लास टीचर के पास ट्यूशन लेने जाते हैं। तो ट्यूशन में तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को बहुत पहले ही। तो क्लासरूम में जस्ट वो एक सबसे पहला वाला सम निकाल कर और उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद वाला सम बाकी को सॉल्व करने के लिए देते हैं। 37 बच्चे तुरंत ही उसको बना लेते हैं और वो 3 बच्चे जो वहाँ ट्यूशन करने के लिए नहीं जाते,
गार्जियन नहीं चाहते हैं उस ट्यूशन को कि बच्चा ट्यूशन करे उसका, या वो बच्चे की मर्ज़ी नहीं है तो ट्यूशन नहीं करता है। तो वो 3 बच्चे अगर पूछते भी हैं कि सर आपने पहला जो बताया है ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में काफ़ी डिफरेंस है, तो एक और सम को सॉल्व करके बता दीजिए। तो वो क्लासरूम से बच्चों से ही मांगते हैं फ़ीडबैक कि क्या इसकी ज़रूरत है। तो बाकी जो 37 बच्चे जो पहले से जान रहे हैं उनकी तरफ से जो कमेंट आता है उसके बाद ही ये चीज़ तय होता है। तो लास्ट में वो 3 बच्चे जो होते हैं वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसका पूरा साफ असर दिखता है एग्ज़ामिनेशन पर। उस बच्चे का परफॉर्मेंस पे तो असर होता ही है। परफॉर्मेंस से हट के मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि वो शिक्षक पर्सनली उस बच्चे के साथ ऐसा करता है कि उसके मार्क्स को वो कम कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यौन शोषण के अंतर्गत आएंगी। तो किसी तरीके का शारीरिक, मानसिक या व्यक्तिगत प्रताड़ना जो है स्कूल में वो आपका यौन शोषण के अंतर्गत है। तो स्कूल प्रबंधन को, शिक्षक को ये चाहिए कि ये शिक्षा का मंदिर, शिक्षक उस मंदिर के देवता जिसकी पूजा कहते हैं कि माता पिता के भी पहले होती है, तो शिक्षक को चाहिए कि इस तरीके की किसी भी दुर्व्यवहार से वो बचे। बच्चा जो होता है स्कूल में बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, उसके माता पिता उसको बड़ी उम्मीदों के साथ स्कूल भेजते हैं। कई ऐसे माता पिता भी हैं जो कर्ज लेकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, या शिक्षक ये भी सोचे कि उनके भी बच्चे हैं और उनके साथ उनके जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार कैसा रहेगा। अगर वो जो चीज़ दे रहे हैं सोसाइटी को, तो सोसाइटी भी बदले में वही चीज़ रिटर्न करती है। तो हर शिक्षक को चाहिए कि वो शिक्षा का मंदिर जहाँ बच्चा आया है और हम उसके देवता हैं और वो बच्चा उस मंदिर का पुजारी है, तो उस पूजा अर्चना के बदले में शिक्षक उससे फल दे, उसके परिश्रम का फल दे। इस प्रांगण में बच्चा 10 से 4 का समय अगर गुजारता है तो 10 से 4 का समय उसके लिए ऐसा बने कि घर जाकर उसका बाकी टाइम स्पेंड हो उस अच्छी यादों के साथ। आरटीई अब हम लोग का शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा बच्चे का एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है। बहुत तरीके की रणनीतियाँ तैयार कर रही है गवर्नमेंट और उस पर कार्य हो रहा है। कई मुख्य बिंदुओं पर कार्य होना शुरू हो गया है कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना ही देना है। बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तक 8 स्टैंडर्ड तक फेल नहीं करना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है। बच्चों से अगर जो बच्चा ड्रॉप आउट कर गया है तो किस तरीके से उसको स्पेशल ट्रेनिंग देकर जो प्रेजेंट जो बच्चे हैं उसके साथ कंफर्ट वो फील कर सकें, बराबर उसका एजुकेशन हो। इस तरीके की चीज़ें, वो बच्चा जो समय के अभाव में आगे पढ़ नहीं सका है उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो रणनीतियाँ हैं वो काम तभी करेंगी जब सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। तो बच्चों के लिए एक बहुत खुशनुमा और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी शिक्षक की है। शिक्षक कई बार थोड़ा रूड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। रीज़न इसके पीछे यही होता है कि अगर बच्चे से बहुत नज़दीकी संबंध बनाओ या फिर बहुत उदार बनो, बहुत लिबरल बनो, तो बच्चे उसे सीरियस नहीं लेते हैं, उसके असाइनमेंट्स को सीरियसली नहीं लेंगे, वो टाइम पे पूरा नहीं करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। शिक्षक को एक डिस्टेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है बच्चों से। तो उन डिस्टेंस के साथ ही शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के लिए हम स्कूल में एक ऐसा माहौल दें जहाँ बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, खुशी खुशी पढ़ाई लिखाई करे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई लिखाई करे, और जो होमवर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस होमवर्क को लेके बस वो घर जाए, ना कि वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को लेकर जाए जिससे घर में वो डिस्टर्ब रहे और उसका पूरा सीधा सीधा असर दूसरे दिन के परफॉर्मेंस पे, अगले एग्ज़ामिनेशन पे पड़े। तो ये मैं हर शिक्षक से कहूँगी, मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, तो मैं सबसे कहूँगी कि हर तरीके का स्वतंत्रता, समानता का अधिकार जब संविधान की प्रस्तावना में है और बच्चा अपना सही ज्ञान सही मायनों में विद्यालय में ही सीखता है,
तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिखाए मार्गों पर चलते हुए, एक शिक्षक का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बच्चे के हर प्रॉब्लम में उसका भागीदार बने कि किस तरीके से वो समस्याओं से बाहर निकले। तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कई तरीके की एक्टिविटीज़ भी स्कूल में करते हैं। उस एक्टिविटी रिगार्डिंग भी किसी तरीके का कोई गलती उस बच्चे से हो तो वो सेपरेटली बात करें, अकेले ले जाकर उससे बात करें, कोई पब्लिक कमेंट ना करें, कोई ऐसे थ्रेटनिंग की एग्ज़ामिनेशन में हम आपके मार्क्स कम कर देंगे। तो याद रखिए, सारे टीचर्स के लिए ये चीज़ें हैं कि ये सभी आपका यौन शोषण के अंतर्गत आता है। और इस स्वतंत्र भारत में जहाँ फ्री एंड कंपलसरी एक्ट आपका आ चुका है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया है संपूर्ण देश में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और अपने ओहदे का सम्मान करते हुए, अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बच्चे को के साथ एक अच्छा व्यवहार करें ताकि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सके, क्योंकि वो युवा वर्ग ही है जो आगे हमारे देश में एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक आईएएस के रूप में स्थापित होकर हमारे देश को लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे और हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।